हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मैं हिंदी क्लास लेता हूं। हिंदी क्लास में आपको आज विराम चिन्ह पढ़ाऊंगा। और विराम चिन्ह में कितने विराम चिन्ह होते हैं, कहां से लिए गए हैं, इसका हम विवरण अभी करेंगे और उसको देखें आप। विराम चिन्ह में सबसे पहले विराम चिन्ह में हम 20 विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे आपको। और 20 विराम चिन्ह कौन हैं? कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों का उल्लेख किया है। और उनमें से जो 20 विराम हैं 19 अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं और एक जो है पूर्ण विराम वो हिंदी भाषा से लिया गया है। हिंदी भाषा का बस केवल एक ही है पूर्ण विराम, वो हिंदी से है। और सभी 19 अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो हम देखेंगे विराम। विराम विराम का क्या अर्थ होता है कि विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। हम विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम कोई भी पैराग्राफ या पैसेज पढ़ें तो उसका मतलब हमें स्पष्ट समझ में आ जाए, इसलिए हम उसको पैराग्राफ में विराम चिन्हों का ही प्रयोग करते हैं। और ये पूछेगा कि सबसे अधिक विराम चिन्ह कौन प्रयोग होता है, तो अल्प विराम सबसे अधिक प्रयोग होने वाला विराम अल्प विराम होता है। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? ये अल्प विराम का चिन्ह है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और हम देखेंगे जैसे कि अल्प विराम चिन्हों से हम देखते हैं कि विराम चिन्हों से ही उसका अर्थ बदल भी जाता है। अगर इसको हम स्पष्ट से न पढ़ें, विराम चिन्हों का ध्यान देकर न पढ़ें तो उसका अर्थ दूसरा भी हो जाता है। जैसे कि देखिए, रोको मत जाने दो। और दूसरा अगर हम लिख दें कि रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे देखिए, हम अल्प विराम रोको मत, यहाँ पे अल्प विराम लगाए हैं, फिर इसके बाद जाने दो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रोको मत जाने दो। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई आपके घर पे आया हुआ है तो उसको ये बोला जा रहा है कि रोको मत, उसको रोको मत, जाने दो। और दूसरा का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे लिखा है कि रोको मत जाने दो। इसका क्या मतलब हुआ कि रोको मत जाने दो, कि आपके घर पे जो भी व्यक्ति आया है उसको रोको, जाने मत दो। इसका मतलब ये होगा। तो आप लोगों को हम अभी बताए थे कि विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ बदल भी जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, तो अर्थ हम यहाँ पे पाए हैं कि बदल गया है। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्ह होते हैं। 20 विराम चिन्ह में पूर्ण विराम जो चिन्ह है, पूर्ण विराम वो हिंदी भाषा से लिया गया है, हिंदी भाषा से। और जो है 19 जो बचे हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब कौन कौन से हैं जो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने आपको बताया कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों को बताया, और 20 विराम चिन्हों में पूर्ण विराम हिंदी से लिया गया है और 19 जो हैं अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं।
तो कौन कौन से हैं जो हम देखेंगे? अल्प विराम। पहला हम देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रतीक चिन्ह ये है, इसे हम अल्प विराम बोलते हैं। ठीक है, अल्प विराम। दूसरा अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम को कैसे प्रतीक से हम इंगित करते हैं? ये है अपना अर्ध विराम, इसको हम अर्ध विराम कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रतीक चिन्ह ये है, और यही केवल एकमात्र प्रतीक चिन्ह है जो हिंदी से लिया गया है। हम अभी बताए हैं आपको कि कामता प्रसाद गुरु ने बस एक ही पूर्ण विराम को ही हिंदी भाषा से माना है, और जितने भी 19 हैं वो इंग्लिश से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। चौथा देखेंगे प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है प्रश्न चिन्ह। जब कोई भी बात आप कह रहे हैं या कोई भी किसी से कुछ बोल रहे हैं, तो आप उसमें क्या, कौन, कैसे, कब शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। जैसे कि राम कहाँ जाता है, तो वहाँ पे अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा। पांचवा है आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक का क्या है प्रतीक चिन्ह? ये, इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जब कोई भी बात आश्चर्य वाली हो, वहाँ पे इसको हम प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक को। अब देखें छठा को हम निर्देश चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह इसे बोलते हैं हम। ये है निर्देशक चिन्ह। इसको हम अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि डैश या समायोजक या समासिक, समासिक चिन्ह। समायोजक या समासिक, समासिक या समायोजक, समायोजक। ठीक है, तो हम बताए हैं कि डैश चिन्ह ये है, इसको हम डैश चिन्ह बोलते हैं, या फिर निर्देशक चिन्ह, समासिक चिन्ह या समायोजक चिन्ह। फिर हम देखेंगे सातवां होता है कोष्टक। कोष्टक, कोष्टक में अभी हम ये कोष्टक हो गया, ये कोष्टक हो गया, ये कोष्टक हो गया, ये, इसको हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। आठवां देखेंगे अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये, इसको एकल अवतरण चिन्ह भी हम कहेंगे। ये देखिए, इसको हम एकल अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहेंगे। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है?
जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाए, जब कोई भी व्यक्ति अपना कथन कहा है, पहले का कह चुका है, उसको हम जब लिखेंगे तो उसको हम उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। और उद्धरण चिन्ह का मतलब ये होता है कि ज्यों का त्यों लिखना। ठीक है, ये हमारा हो गया अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब देखेंगे 9 नंबर पे उपविराम। उपविराम, उपविराम क्या होता है? ये है उपविराम। उपविराम का प्रतीक चिन्ह ये है, उसको हम उपविराम चिन्ह कहते हैं, या इसको एक और नाम से भी कहते हैं अपूर्ण विराम, अपूर्ण चिन्ह कहते हैं, अपूर्ण चिन्ह। ठीक है, इसको हम अपूर्ण चिन्ह कहते हैं। 10वां है अपना विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में क्या होता है देखते हैं। जैसे ये हो गया अपना विवरण चिन्ह, इसको हम विवरण चिन्ह बोलते हैं। ये हो गया विवरण चिन्ह। तो आशा करता हूँ कि ये आपको 10 विराम चिन्ह समझ में आए होंगे, इनका प्रतीक या फिर कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, इनको किस किस अन्य नामों से भी जाना जाता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण चिन्ह, विवरण चिन्ह। ये हमारे हो गए 10। इसके बारे में हम बताएं। अभी आगे हम देखेंगे और भी 10 हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मेरा 10 वहाँ पे था, अभी 11वां यहाँ पे है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में कौन से आ जाएंगे? जैसे कि ये हो गया हमारा पुनरुक्ति सूचक, इसको हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 12 लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह में ये होता है लाघव चिन्ह। जब कोई भी शब्द हो उसको हम छोटा करके लिखते हैं तो यहाँ पे हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि BA, MA, BSc या फिर B.Ed, DLED, ये सब हम लिखते हैं तो वहाँ पे लाघव चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि BA ये हो गया लाघव चिन्ह। तो इसका पूरा नाम क्या है कि बैचलर ऑफ आर्ट, इसलिए हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं और यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा लाघव चिन्ह। 13 नंबर पे देखते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह कैसे प्रदर्शित करते हैं हम? जैसे कि ये हो गया, ये लोप चिन्ह हो गया, या फिर ऐसे करके, मतलब आप कुछ भी वाक्य कहना चाहते हैं लेकिन अंत में कुछ ऐसे कर कर के अगर छोड़ देंगे तो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये और भी कुछ कहना चाह रहा है। जैसे कोई भी उपन्यास या नाटक लिखा जाता है या कहानी लिखा जाता है तो एक कर्ता के द्वारा इसको लिख दिया जाता है और लास्ट में ये चिन्ह प्रयोग करके छोड़ दिया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, आगे कुछ अभी व्यक्ति कहना चाहता है। आगे देखते हैं 14 पाद चिन्ह।
पाद चिन्ह, अभी हम निर्देशक चिन्ह बताए थे, और ठीक ये निर्देशक के ही चिन्ह जैसा होता है, लेकिन निर्देशक का चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है और ये पाद चिन्ह थोड़ा निर्देशक के चिन्ह से छोटा होता है, तो इसको हम पाद चिन्ह बोलते हैं। पाद चिन्ह के बाद अब देखेंगे हम 15 नंबर पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह में क्या होता है कि ऐसे करके दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। जैसे कि हम अगर राम बोलते हैं, राम, तो यहाँ पे अगर देर तक खींचना हो तो ऐसे हम कर देते हैं राम। तो ये चिन्ह जो है दीर्घ का चिन्ह है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कुछ देर तक रुकना। तो यहाँ पे हम राम, तो यहाँ पे रुके हैं कुछ देर तक, यानी कि दीर्घ उच्चारण, अधिक देर तक उच्चारण, इसको हम दीर्घ चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 15 नंबर पे बताए हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अगला देखते हैं, अगला क्या है देखते हैं 16 नंबर पे पाद बिंदु। पाद बिंदु। पाद बिंदु क्या होता है? इसको हम पाद बिंदु प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, या विराम चिन्ह, इसे हम पाद बिंदु कहते हैं। 17 पे देखेंगे हंस पद। हंस पद या फिर त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है, इसको हम त्रुटि चिन्ह कहते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ भी वाक्य लिखना चाहते हैं और वाक्य में कोई भी एक शब्द अगर आप भूल जा रहे हैं, तो उसको उस स्थान पे दिखा करके उसके ऊपर हम उस शब्द को लिख देते हैं, इससे हम हंस पद कहते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं कि राम घर जाता है, आप सोचते हैं कि हमें लिखना है राम घर जाता है, लेकिन घर भूल के आप ये लिख देते हैं राम जाता है। तो आप यहाँ पे घर भूल गए, तो यहाँ पे इसको हंस पद यहाँ पे इंगित करके फिर यहाँ पे घर लिख देंगे, तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका हंस पद का प्रयोग होता है। फिर आगे हम देखते हैं 18 नंबर पे टीका सूचक। टीका सूचक। टीका सूचक कैसा है कि इसको हम टीका सूचक शब्द कहते हैं। विराम चिन्हों में एक टीका सूचक होता है और टीका सूचक का ये प्रतीक चिन्ह होता है, इसे हम टीका सूचक कहते हैं। अब 19 नंबर पे देखेंगे, 19 नंबर पे होता है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है तुल्यता सूचक, इसको हम तुल्यता सूचक कहते हैं। अगला 20 और लास्ट है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक में देखेंगे, यह है समाप्ति सूचक, इसको हम समाप्ति सूचक प्रतीक चिन्ह कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो हम आज आपको कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्हों का विवरण बताए हैं, और इसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, पाद बिंदु, हंस पद,
प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह आदि 20 बताए हैं। उसमें से आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि अल्प विराम, अगर क्वेश्चन में दे दे कि अल्प विराम का चिन्ह बताइए, तो उसको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में अल्प विराम का भी एक चिन्ह होगा, उसको आप जानते रहेंगे तभी ट्रिक कर सकते हैं। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पर आप सभी का स्वागत। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद।